बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर के तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए ही हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इसलिए क्योंकि हमने देखा कि मंडे जो कि आज फर्स्ट वर्किंग डे था, उससे पहले फ्राइडे को नेशनल असेंबली में बाकायदा तौर पर एक बजट प्रेजेंट किया जाता है। आज एज वी स्पीक ऑफ नाउ अभी अभी कुछ देर पहले पंजाब के अंदर जो है वो बजट पेश किया गया है। धीरे धीरे जो बाकी सूबे रह गए हैं, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें भी बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली और पंजाब के बजट की बात करें और अगर हम ये बात करें कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब का और सिंध का जो बजट है वो मंजूर हो पाएगा, तो इसमें अपने आप में बहुत ज्यादा सवालात हैं कि ऑपोजिशन ऐसे तनाजुर में कहां खड़ी है। सबसे बेसिक सवाल आज के दौर में वो यही है, क्योंकि नया माली साल आया है और नए माली साल का जो नया बजट है वो भी प्रेजेंट किया गया है। हुकूमत जिसकी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाकिम वक्त कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी बजट आया है हाकिम वक्त ने हमेशा यह दावा किया है कि ये उनकी तरफ से पाकिस्तान की आवाम के लिए एक तारीखी बजट दिया गया है। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो हमेशा की तरह हर माली साल के आगाज में हर बजट पर ऑपोजिशन ये कहती है कि ये इस हुकूमत का बदतरीन बजट है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो अशिया खुर्दोनोश है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो अवाम की बेसिक ज़रूरियात हैं, क्या उनको मद्देनजर रखा गया है? क्या उनकी कीमतों में कमी की गई है या वो अवाम की दस्तरस्त में है? जैसे आटा, दालें, चीनी, चावल, ये कुकिंग ऑयल, ये क्या तमाम चीज़ें इनकी प्राइसेस में कमी की गई है या ये सोचा गया है कि क्या ये आम आवाम के लिए अफोर्डेबल हैं कि नहीं है? सवाल तो ये भी उठता है कि जो 10% सरकारी सैलरीज में इजाफे का कहा गया है बजट के अंदर, क्या ये इस महंगाई के दौर में काफ़ी है? सवालात ढेर सारे हैं, जवाब भी हम उनके जानने की कोशिश करेंगे। 3 मोतबर पैनलिस्ट आज मेरे साथ बने होंगे फ्रॉम तीनों रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ, एक और चीज़ जो कि मैं अपने इब्तिदाई में कहना ज़रूर चाहूँगी कि आज का जो नेशनल असेंबली का सेशन था, जिसके ऊपर प्रिडोमिनेंटली अगले इस पूरे हफ्ते, इस पूरे सेशन के अंदर, पूरे इजलास के अंदर बजट के ऊपर ही बहस होनी है, लेकिन आज मंडे फर्स्ट वर्किंग डे जो पहला सेशन बजट प्रेजेंट करने के बाद हुआ, उसमें हमने देखा कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ऑपोजिशन इतनी वीक फुटिंग पर थी कि आज का जो पूरी कार्रवाई है दिन की इजलास की, वो पूरी नहीं हो पाई और रोकना पड़ा इजलास को, और मजीद जो कार्रवाई होगी वो अब कल होगी। ऐसे में पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा क्या कहता है, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज। निसार चीमा साहब है मेरे साथ, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करने के लिए। शाहिदा रहमानी साहिबा होंगी मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ बने। में आगाज कर लेते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब से। आफ्ताब साहब, हुकूमत का ये दावा है, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो पहला सवाल आपके सामने रखूंगी। हमेशा की तरह, हर हुकूमत की तरह, आपकी इस हुकूमत ने भी इस बार जब बजट प्रेजेंट किया तो ये दावा किया कि आपने एक तारीखी बजट प्रेजेंट किया है, एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया है जो बड़ा ही अवाम दोस्त बजट है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ा मुख्तसरन मुझे जरूर समझाइए देखने वालों को, कि क्या आम लोगों की जो चीजें हैं, आटा, दालें, चीनी, अशिया खुर्दनोश, क्या उनकी कीमतों में कमी की गई है? ये कैसा आपने तारीखी बजट प्रेजेंट किया है जिसमें 850 सीसी गाड़ी तो शायद सस्ती हो, लेकिन इतनी गर्मी के अंदर जिस तरीके से लोड शेडिंग का दोबारा आगाज हुआ है पूरे मुल्क भर में, ऐसे में यूपीएस की जरूरत पड़ती है और यूपीएस की बैटरीज आपने इतनी महंगी कर दी हैं, तो बताना पसंद करेंगे किस तरह का तारीखी और अवाम दोस्त बजट आपने प्रेजेंट किया है? जी बहुत शुक्रिया बिनिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें बिनिश, बात ये है कि मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी इकनॉमिक्स नहीं है, लेकिन जो माहिर माशियात हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैं सुनता हूँ चैनल्स के ऊपर भी और वैसे भी मेरी मुलाकात हुई, वो ये बताते हैं कि जी ये बहुत बेहतर बजट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम हुआ। ये मतलब उससे अंदाज़ा ये होता है कि बजट के अंदर बहुत सारी वो दी गई हैं, फैसिलिटीज़ दी गई हैं, टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया और बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। अच्छा, ये जब इंडस्ट्रीज चलेंगी तो जो आप कह रही है ना आवाम दोस्त, वो इस तरह है कि जब कारोबार शुरू हो जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो कम होंगी, उनके लिए अपने घर को चलाना आसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इस पे बातचीत होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या है, और मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अपोजिशन से कि वो इसके अंदर अपनी सहल हासिल गुफ्तगू करें, जो अच्छी चीज़ें उन्हें हाईलाइट करें और जिसमें कमज़ोरियाँ हैं उसमें अपनी राय दें, ताकि हम मिलकर इसको और बेहतर कर सकें। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि क्योंकि हमारे यहाँ ये रीत है, जैसे भी आपने अपने इब्तिदाइया में बताया कि जी ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, तो हमारी ये पहले दिन से दरख्वास्त थी कि जी आप जब हुकूमती नुमाइंदा भी कोई बोल रहा हो, प्राइम मिनिस्टर हो या बजट की तकरीर हो, उसे आप खामोशी के साथ सुने ताकि आप उसको सुनने के बाद अपनी राय दे सकें। लेकिन आप जब बात करने नहीं देंगे तो फिर ये उम्मीद भी ना रखें कि हम भी आपको बात करने देंगे, इसलिए कि हम आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं। लेकिन जब आप हमारी बारी आती है, ट्रेजरी बेंच की बारी आती है, तो आप जो है शोर शराबा, डेस्क बजाना, वहाँ पे स्पीकर का घेराव करना और जिस तरह का रवैया होता है जो आप लोग देख रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि अब जो है अगर कोई चीज़ तय होगी तो ये अगर अच्छी तरह से बजट के ऊपर बातचीत करेंगे और हुकूमती नुमाइंदों को भी सुनेंगे, तो जो कमी कोताहियाँ होंगी वो सब आवाम के सामने आ जाएंगी, जो अच्छाइयाँ होंगी वो भी सामने आएंगी, जो कोताहियाँ होंगी वो भी सामने आएंगी, और हम मिलकर कोई बेहतर नतीजे पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको इस बजट से क्या प्रॉब्लम है? मैं ओवर द वीकेंड देख रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर इशू पर इस बजट के हवाले से बोल रहे थे कि पहले हमसे बजट की चीजें शेयर नहीं की गई, उसके बाद जिस तरीके से बजट आया गया है, यह अवाम दुश्मन बजट है। आप लोगों को बजट से बेसिक रिजर्वेशंस क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इस वक्त जो बजट है वो पीटीआई आईएमएफ बजट है, और आईएमएफ जिसमें जाने के लिए इमरान खान साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुदकशी करने को तरजीह देते थे, लेकिन आज वो पूरा का पूरा बजट जो 4 जून 5 जून को पेश होना था उसे 11 जून को पेश किया गया क्योंकि उसको आने में लेट हो गया था। आईएमएफ की तमाम तर शराइत को मानते हुए आईएमएफ ने ही बजट बना के दिया। इसमें गरीब आवाम के लिए है क्या? देखिए, गरीब आवाम को ये नहीं पता कि आपकी ग्रोथ क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो ये सब कुछ नहीं देखता। वो ये देखता है कि रोटी जो है बजट आते ही महंगी हो गई, वो ये देखता है कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, सीमेंट महंगी हो गई, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। गरीब आवाम जो है अपने अभी देखे ना, रोजाना ये खबरें मिल रही है, एक माँ ने अपने बच्चों को भी मार दिया, खुद भी खुदकशी कर ली। इतना आसान नहीं होता। हम तो अब इतने, क्योंकि हुकूमत इतनी बेहिस है, कल तक वो जो कहते थे कि जी अगर कोई भी एक भूखा मर जाए, बड़ी कस्में खा के मिसालें दी जाती थी, तो फिर हुक्मरान को हुक्मरानी का हक नहीं है। लेकिन आज आप देखें कि इन सब ने वो सारे काम कर दिए जिस पे ये माजी में तनकीद किया करते थे। आज बजट के अंदर जितने टैक्सेस लगाए गए हैं, जितना बजट के अंदर इन्होंने आप सिर्फ एजुकेशन को देखें कि फेडरल के जो स्कूल्स हैं वो इसमें आते हैं एजुकेशन सिस्टम में। अब वो सिर्फ फेडरल के स्कूल का आप देखें निकाल के, आज मैं पढ़ के हैरान हो गई कि 10,000 रुपए पर स्कूल दिया जा रहा है एनुअल, यानी सालाना। तो आप उस 10,000 के अंदर एक बच्चे को आप एक स्कूल को कैसे लेके चलेंगे? ये इनका एजुकेशन से प्यार है, जिसके लिए कहते थे कि हम एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे। हेल्थ के अंदर आपने इतनी, कोविड का पेंडेमिक आया हुआ है, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान इससे शदीद मुतासिर है। वहां पर खुदा न खास्ता अगर ये वबा यहाँ आ जाती है, जिस तरह अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ये बदतरीन सूरत हाल थी, लाहौर हो, पंजाब हो, के इस्लामाबाद हो, कराची, हर जगह ये फैली हुई थी। आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने उसके बजट में कटौती की, आपने बैतुल माल के बजट में कटौती की, आपने हर उस चीज के अंदर जिससे गरीब आवाम को फायदा होगा, आप सिर्फ एजाद शुमार का। लेकिन मसला ये है शाहिदा रहमानी साहिबा कि आप सिर्फ तनकीद करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या आप ये बजट मंजूर होने देंगे? क्या ये बजट मंजूर हो जाएगा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो तकरीर नहीं कर पा रहे। आज शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? अभी ये नून लीग से भी मैं पूछूंगी, आप लोग तो तकरीर नहीं कर पा रहे, करेंगे क्या सवाल क्रिटिसाइज करने के? जी, आप माजी में भी देखते रहे 2008 to 13 to 18 बजट्स भी आते थे। अपोजिशन का काम होता है एहतिजाज करना, शोर करना। हुकूमत खंदा पेशानी के साथ ना सिर्फ उसे सुनती है, बर्दाश्त करती है, बल्कि वो बड़ी खुश असलूबी के साथ उस सेशन को लेके चलती है ताकि बजट अफाम तफहीम के साथ, अपोजिशन की तजावीज़ के साथ, उसमें कट मोशंस आते हैं, उसमें फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट आती है, एक्सपेंडिचर वगैरह कट, ये सब कुछ बैठ के बाहिमी मुशावरत से होता है। लेकिन आपने ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामान या पाकिस्तान में देखा होगा कि हुकूमत एहतिजाज करती है और हुकूमत इजलास को नहीं चलने देती। हालांकि हुकूमत का रवैया हमेशा जो है बहुत झुकाव वाला होता है, बहुत इंकिसारी का होता है, क्योंकि हुकूमत को बजट पास कराना होता है।
चलिए निसार चीमा साहब के पास हम जाएंगे, जरा उनसे कुछ जरा दुख दर्द उनका डिस्कस करते हैं। इसलिए कह रही हूँ दुख दर्द क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब को बोलने नहीं दिया। अभी बमुश्किल 2 जुमले बोले थे निसार चीमा साहब। आपकी पार्टी भी और ये शाहिदा बीबी की भी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी एंड PMLN दोनों ही पार्लियामान की सियासत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, कहते हैं कि जी हमने पार्लियामान को मजबूत करना, अब हम पार्लियामानी पॉलिटिक्स करेंगे। सर जिस पार्लियामान में आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये वक्त है आप लोगों की उस पार्लियामान में आपने क्या बजट के ऊपर एंटी तकरीरें करनी है, आपने क्या क्रिटिसिज्म करना है। बाद में मैं देख रही थी नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर, अभी एहसन इकबाल साहब बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों को फ्लोर ऑफ द हाउस तो बोलने नहीं दिया जा रहा। चीमा साहब आपको आवाज आई है मेरी? ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लेट मी फिक्स द कनेक्शंस विद निसार चीमा साहब। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल आफ्ताब जहांगीर साहब, वेरी ऑनरेबल निसार चीमा साहब, वेरी ऑनरेबल शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। निसार चीमा साहब, आवाम की जेब खाली है तो समझे ये बजट जाली है, ये कहना था तो आपके माइक बान तकरीर नहीं करने दी गई। वो जो आपका यकीन है, जो आपकी इतनी वकालत करते हैं कि जी पार्लियामान की सियासत होनी चाहिए, पार्लियामान ही सही फोरम है, सर आप उस पार्लियामान में कुछ नहीं कर पा रहे, एक तकरीर तक तो आप कर नहीं सके, तो बजट का क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेनिश देखें, गुजारिश ये है कि ये एक फ़िक्र ही हुकूमती अरकान को, हुकूमत को हज़म नहीं हो पाया। अंदाज़ा कर लें कि अगर आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। हकीकत यह है कि ये लुब्बे लुबाब है पूरे बजट का। देखें इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो ये है कि आवाम को क्या रिलीफ मिला। देखें मईशत की बेहतरी के जो इंडिकेटर्स हैं, जो इशारिये हैं, वो क्या हैं कि GDP ग्रोथ कितनी बढ़ी, इन्फ्लेशन कितनी कम हुई, देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई, जो पॉवर्टी लाइन से कितने लोग जो है वो ऊपर आए ये हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में। हर इंडिकेटर को आप देखें, हुकूमत की कारकर्दगी तो माइनस में जा रही है। GDP ग्रोथ जब हमने इनको हैंड ओवर की, हुकूमत 5.8 पे थी जो माइनस पे चली गई बाद में इनकी नाअहली और बदनिज़ामी की बिना पर। अब यह है कि वो शो कर रहे हैं कि अब GDP ग्रोथ जो है वो 3.9 पे पहुँच गई है, यानी 3 साल के बाद भी वो इस लेवल पे नहीं ला सके जिस पे हमने इनको हैंड ओवर की थी। इन्फ्लेशन जो हमारे दौर में 4 से भी कम थी, 3.9, ये है कि अब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। अशाए खुर्दोनोश को तो ऐसे है उनकी कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं, अवाम की पहुंच से ही बाहर हो गई हैं। बाकी चीज़ें आप देखें, गैस देखें, बिजली देखें, पेट्रोल देखें, और ये कि हर चीज़ की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। हर चीज़ की कीमत मजमूई तौर पर बेनिश 1.5 से 2 गुना बढ़ी है इन 3 सालों में। अवाम के साथ तो उन्होंने जो जुल्म किया है। फिर ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी हमारे मुल्क की तारीख में बदतरीन सतह पे गई है, 15% है इस वक्त इजाफा हुआ है, अंदाज़ा कर ले। फिर यह है कि पॉवर्टी लाइन से हमारे दौर में 2 करोड़ अफराद पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए थे। अब यह है कि इस वक्त इनकी नाअहली और बदनिज़ामी की वजह से लोग जो हैं ये इतनी बड़ी तादाद में नीचे गए हैं पॉवर्टी लाइन से कि इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर करने में मजबूर हैं। तो ये बजट क्या है? अवाम को मैं कहता हूँ देखें कि कोई, और फिर ये देखें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP में हमने 2018 के बजट में 1000 अरब रुपए से ज्यादा रखी थी रकम। ये पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। बजट के फैक्ट्स सारे सामने है। मैं तो सर आपसे यही पूछ रही हूँ, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर कि आप क्या कर लेंगे बजट का? क्या पंजाब में बजट मंजूर हो पाएगा? क्या सिंध में बजट मंजूर हो पाएगा? और अगर ये बजट मंजूर हो जाते हैं सर, तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्टैंडिंग रह जाएगी? और वो तहरीक आदम एतमाद वाला मामला, आप बजट तो रोक नहीं पाए, बजट तो नामंजूर करा नहीं पाए, तो तहरीक आदम एतमाद आप कैसे लेकर के आएंगे आगे फ्यूचर में जाके? मैं सर आप लोगों से, आप लोगों का रोल पूछ रही हूं। जिस तरह इन्होंने बेशुमार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, उनमें से एक इजाफा ये किया इन्होंने कि पार्लिमानी रवायात को जिस तरह पामाल करने का रिकॉर्ड कायम किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ना बोलने दिया जाए। देखिए हालत ये है कि इसका मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते, पार्लियामेंट को वो वकार और तकद्दुस देना ही नहीं चाहते जो जिसका ये वो जो डिजर्व करते। पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, सबसे मुकद्दस ऐवान है, 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदों का ऐवान है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा। लीडर ऑफ द अपोजिशन को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा?
इस बिना पर कि अवाम ये जो है अवाम दुश्मन बजट जो है इसका जो पोस्टमार्टम वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे कि ये है इनकी नाइली बदनिज़ामी की सजा पूरी कौम भुगत रही है इस अवाम दुश्मन बजट की आफ्ताब सूरत में। जहांगीर साहब भाई, एक तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऑपोजिशन एक तकरीर, आप ऑपोजिशन की सख्त तकरीरें तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपको भी पता है बजट आपका मंजूर हो जाना है, आप लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। सर उन्होंने तकरीर ही करनी थी, तकरीर करने देते उनको, तकरीर सुनते और चले जाते। वरना आप लोगों की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं सर, आपको पता है सबसे बड़ी खबर क्या है इस बजट के हवाले से, कि जो आइंदा आने वाले दिन है उसमें पेट्रोल 130 रुपए लीटर तक जाएगा। ये शौकत तरीन साहब हमें खुद कह रहे हैं सर। ये तो आपकी परफॉर्मेंस और बजट का आलम है सर। अच्छा बिनिश, देखें बात ये, मेरे दोस्त हैं चीमा भाई, बड़े भाइयों की तरह मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ इनकी, जी, कि ये पार्लियामेंट की रिवायत की बात कर रहे हैं सारा कुछ। मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बजट की तकरीर के वक्त जो माहौल था असेंबली का, आप उससे मुतमईन हैं? ये इनका यकीनन जवाब होगा, ये ऑनेस्टली मैं क्योंकि इनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, इनका जवाब होगा नहीं। देखें उस वक्त एक वजीर ख़जाना एक तकरीर कर रहे थे, आपका मेरा सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उस तकरीर को गौर से सुने। मैं आपको आज की बात बताता हूँ कि आज भी अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि जो बजट की बुक्स, किताबें, ये सारी चीज़ें जो हर मेंबर्स को दी जाती है, अक्सरियत की उनके बेंचों पे पड़ी हुई है, कोई साथ लेकर नहीं गया है। इतने बड़ी बड़ी बुक्स ठंडे हैं किताबों के, वो कोई लेकर नहीं गया, वो पढ़ ही नहीं सकता कोई। मैं आपको ईमानदार, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि जी वो कैसे पढ़ेंगे इतना वो है। हम तो सिर्फ मोटी मोटी बातें जो समझते हैं या सुनते हैं, जितना पोस्टमार्टम आप लोग चैनल्स के ऊपर करते हैं बैठकर है, इतना तो पार्लियामेंट में क्या होता है, शहबाज शरीफ साहब खड़े होते तकरीर करते, उसके बाद यहाँ से खड़े होते तकरीर करते, वहां से खड़े होते तकरीर करते। पहले आपने तकरीर तो सुनी ही नहीं। अच्छा देखिए, रवायत तो आपने पैदा की ना, रवायत। बिनिश बात सुने, बिनिश अगर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा तो क्या आप मुझे बोलने देंगी? कभी भी नहीं बोलने देंगी है। अगर अभी मैं बात करूंगा ना बीच में, शाहिदा रहमानी फौरन बोलेगी मैंने आपकी बारी में नहीं बोला था, आप मेरी बारी में क्यों बोल रहे हैं? तो इसी तरह जब आपकी, अब जैसे शौकत तरीन साहब की बारी थी, आप सुनते, आपकी बारी में भी हम भी यकीनन सुनती, आपकी तनकीद को सुनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब आपने पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहली तकरीर करने के लिए आए तो आपके सामने उनको तकरीर करने नहीं दी गई है। हालांकि हमने तो आपकी तकरीर सुनी, हमने तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, हमने तो बिलावल की तकरीर सुनी, हमने तो सबकी तकरीरें सुनी, लेकिन अभी भी हम इनको मौका देते हैं, ये पूरी पूरी तकरीर करते हैं हमसे। अभी भी टाइमिंग उठा के देख ले तो इनकी टाइमिंग हमसे बहुत ज्यादा है कि जो ऑपोजिशन बेंचेस की टाइमिंग है बोलने की। लेकिन क्या है कि जब आप इसको संजीदा नहीं लेंगे तो यकीनन फिर हमारे साथ भी वही उम्मीद ना रखेंगे, जब आप हमें नहीं बोलने देंगे तो हम भी शायद आपको ना बोलने दें। लेकिन ये है कि इन चीज़ों की जो भी इफेक्ट्स हैं वो आवाम के सामने आएंगे, जो भी अच्छाई है जो कुछ है। मैं एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपके सामने रखता हूँ। अभी मेरे पास मैंने एक चीज़ निकाली थी टोरस सिक्योरिटीज़ की तरफ से ना, ये सेक्टर बजटरी मेजर्स हैं। अब इसके अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो इस वक्त जा रहा है पॉजिटिव, सीमेंट पॉजिटिव, इम्पैक्ट जो आ रहे हैं ना इस बजट के अंदर, ऑयल एंड गैस है, टेक्नोलॉजी टेलीकॉम पॉजिटिव, उसके बाद टेक्सटाइल पॉजिटिव, ऑटोमोबाइल पॉजिटिव। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, आप भी जाके निकाल लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये माहिर माशियात जो बनाते हैं वो ये सब वो बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने बताया। जहाँ पर उन्होंने नेगेटिव बताया वहाँ पे नेगेटिव भी लिखा हुआ है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये अब आवाम को इसका समर जो है वो तो टाइम से ही मिलेगा ना। अभी आप थोड़ी दिन इसको गुजरने दें, जैसे बजट पास होना है सर, इंशाल्लाह यकीनन आप सर जैसे बजट पास होना है आवाम को पता चल जाएगा आटा दाल चीनी का भाव। इस्माइल साहब ने आप ही लोगों के चैनल्स पे बैठकर कहा, मुफ्ता इस्माइल साहब ने आप ही के चैनल पे बैठकर कहा कि जी इस दफा जो ये 3 साल में ये बहुत बेहतर बजट है। तो यकीनन इसके जब बेहतर बजट है तो इसके रिजल्ट भी बेहतर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी पूरी उम्मीद है शाहिदा रहमानी साहब आने वाले वक्तों में चीजों सबसे पहले तो जिस तरह से हुकूमत कह रही है, आफ्ताब जहांगीर साहब ने अभी कहा कि भाई आप लोग सीरियस लिया करें पार्लियामान को, पार्लियामान के सेशन को। अगर आप सीरियस लेंगे तो वो आपकी तकरीरें भी होने देंगे, आपकी बात को भी सीरियस लेंगे। एक चीज तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि भाई आप लोग क्यों नहीं सीरियस ले रहे पार्लियामान को, आप लोग तो बल्कि बातें करते हैं कि भाई पार्लियामान ही एक्चुअल फॉरम है, आप लोग तो बड़े प्रैक्टिस करते हैं पार्लियामान की सियासत। और दूसरी चीज एक मेरा हम्बल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई ये जो कराची है इसको चला कौन रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन चला रहा है कराची को। यूनुस मेमन साहब कौन है जो कनाडा से बैठ करके कराची को चला रहे हैं?
बिनी, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा अभी इन्होंने कहा, एक तो गलत बयानी की कि जी हम लोग जो हैं किताबें नहीं पढ़ते हैं। आप या जाकर देखें, जब मैंने जितने पॉइंट्स नोट किए ना कि बैतुल माल में पैसे कम क्यों किए, एनडीएमए का जीरो कर दिया 5,000 मिलियन रुपीस को 50,000 को, इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर का बताया, हेल्थ का मैंने आपको बताया कि मेडिकल इक्विपमेंट के 50,000 मिलियन कम किए और कोविड के हवाले से 65,000 मिलियन जो है वो कम किए। आप इनकी हेल्थ एजुकेशन, अगर हम ये पढ़ते नहीं, ये बाखुदा हमने 3 दिन के अंदर जो मोटी मोटी किताबें उनको आप क्रेजी के साथ पढ़ते हैं कट मोशन से, क्योंकि इनको तो पता नहीं है। हमारा तो ये सेकंड टेन्योर चल रहा है और यही काम हम प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ही बुक मिलती है सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें है क्या, छुपाया क्या, बताया क्या। एजाद शुमार कुछ बताए जाते हैं। जब आप बुक्स को पढ़ेंगी, PhD के प्लान्स को पढ़ेंगी मुख्तलिफ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती कहाँ कहाँ कटौती की है, कहाँ पेट्रोलियम लेवीज जो कि गुंडा टैक्स होता था बकौल असद उमर के जब अपोजिशन में थे, उसमें कितना इजाफा किया गया। पेट्रोलियम का आपने इसीलिए बता दिया कि वो प्राइसेस जो है कितनी हाई होने जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड भी होती जा रही है। लास्ट ईयर तो ये था कि $0 पे चला गया था, $0 पे चला गया था। अब पेट्रोलियम जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है, मईशत खुलती जा रही है दुनिया में, तो वो फिर उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ते तो बात अलग है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये कि 2 पार्लिमानी जो सीनियर जमातें हैं वो बड़ी खुशकिस्मती है कि इनके साथ हैं। आप माजी में उठा के देखें, जब ये अपोजिशन में थे, ये किसको बात करने देते थे? जो खड़ा होता था ये शोर मचाते थे, ये पार्लियामेंट पे अंदर से भी हमले करते थे, बाहर से भी करते थे। आज ये पार्लियामेंट पे अंदर बैठ के हमले कर रहे हैं। हुकूमत का काम है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हुकूमत जो है संजीदगी के साथ, तहम्मुल के साथ अपोजिशन के तमाम तर इल्ज़ामात को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त भी करती है, उनके जवाबात भी देती है, रिकमेंडेशन। ये कोई पहली दफ़ा नहीं, वह दुनिया भर की तमाम पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन इसी तरीके से शोर भी करती है, एहतिजाज भी करती है, और अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो बात भी करती है। लेकिन हुकूमत का काम होता है कि वो इजलास को भी चलाती है, बजट भी पास कराती है, पार्लियामेंट को भी चलाती है। इस हुकूमत का अपना स्टाइल है, आप इनको ना बताएं कि उन्होंने क्या करना, आप मुझे अपनी बताएं। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नहीं बहुत ज्यादा महाज खुले हुए हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, निसार चीमा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे साथ बने हुए। जी शाहिदा साहिबा, मुकम्मल कर लीजिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये कह रहे हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में, कि भाई आप लोगों से एक नाला तो साफ नहीं होता, आपने परफॉर्मेंस क्या करनी है। एक ही मनसूबा है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो ये है कि भाई सिंध को बर्बाद करने का मनसूबा। सो सिंध कराची चला कौन रहा है शाहिदा साहिबा? देखिए, जाहिर है कराची सिंध हुकूमत चला रही है, वज़ीर आला सिंध और तमाम मिनिस्टर कैबिनेट मिलके, जिस तरह पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको वफाकी हुकूमत PTI चला रही है, इसी तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो उसको चला रही है। इस तरह के रिमार्क्स अगर उन्होंने कहें तो जाहिर है मैं तौहीन अदालत की तो मुर्तकिब नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पंजाब में जब छोटी गैंग चले तो सब कुछ ठीक है। अगर पंजाब में साहिवाल जैसा वाक़या हो, कसूर जैसा वाक़या हो, फिर वहाँ पे मुलजिम जो कि मुजरिम होते हैं उनको शक का फ़ायदा दे के बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। और वहाँ कुछ भी कहीं भी हो, KP में हो, KP के अंदर अगर CSS के एग्ज़ाम होते हैं 100 में से कोई पहली पोजीशन KP नहीं लेता, और अगर सिंध के अंदर, पंजाब में बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं, सब कुछ सिंध के अंदर CSS का ही ख़त्म कर दिया जाता है, वहाँ तमाम ये सब ज़्यादती है। मैं समझती हूँ सिंध गवर्नमेंट जितना बेहतर अंदाज से काम कर रही है, सिंध असम्बली बेहतर अंदाज से लेजिस्लेशन कर रही है। सिंध में हेल्थ के मामला आप देख लें कि जहाँ पर पाकिस्तान भर में अगर कहीं इलाज नहीं होता तो वो कराची और सिंध के हॉस्पिटल में आकर इलाज होता है, चाहे वो दिल के अमराज का हो, खा वो कैंसर का हो, खा वो लीवर ट्रांसप्लांट का हो, बड़े से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारियां फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध हुकूमत खिदमत के जज्बे के साथ कर रही है। ये चीफ जस्टिस साहब ने किस जुमरे में कहा, किस पैरा में कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। जी निसार चीमा साहब, देखिए गुजारिश ये है, बेनिश के मेरे भाई बहुत काबिल एहतराम भाई जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कुछ हवाले दिए, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव का उन्होंने जिक्र किया। इस बजट के हवाले से एग्रीकल्चर का भी उन्होंने जिक्र किया।
एग्रीकल्चर का देखें, मेरा तो एक ज़री ख़ानदान से ताल्लुक़ है और मेरा हल्का जो है वो भी, उसमें भी ज़्यादातर लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, देहाती इलाका है। मैं आपको बताऊं कि ज़राअत पेशा तबका जितना पिस गया है, जितना परेशान और बदहाल है इस हुकूमत में, इतना कभी भी नहीं था। आप अंदाज़ा करें कि जो खाद जो थी, DAP खाद, आप पता कर लें, जो हमारे दौर में 2600 रुपये का एक थैला मिलता था, आज वही जो है वो उसकी कीमत 6000 तक पहुंच गई है। ये हालत है, अंदाज़ा कर लें ये कहाँ से कहाँ कीमतें चली गई हैं। ना किसान जो है बेचारा जो वो कुछ चैन, वो सुख का सांस ले सकता है, ना कोई और तबका, कोई ऐसा तबका मुझे बता दें। हम भी यही कह रहे हैं, तो इसीलिए तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप पीपल्स पार्टी जो बाकी ऑपोजिशन जमाते हैं, क्या यकजान दो काले होकर के एकदम मिल करके ये इस बजट को कैसे मंजूर होने से रोकेंगे? यही तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम बेनिश हम मिलकर मुत्तहिदा अपोजिशन, हम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी सारी जमातें, मुत्तहिदा अपोजिशन इंशाअल्लाह इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इस अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करवाने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत जो है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो तकरीर नहीं करने दे रही, ये है कि ये कौन सी पार्लियामानी रवायात का उन्होंने ख्याल रखना है, वो तो बुलडोज करने की कोशिश करेंगे। यानी ये है कि जिस तरह अवाम की राय को बुलडोज करके, उसको पामाल करके, उसको नज़रअंदाज करके ये अवाम दुश्मन बजट मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपना किरदार जो है भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह अदा करेंगे। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, 10% आपने बढ़ाई है, लेकिन प्राइवेट मुलाजमीन का क्या है? ये बल्कि मैं तीनों पैनलिस्ट से पूछूंगी, क्या प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं वो आपके वोटर्स नहीं होते? क्या वो आपके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनके लिए क्या करना है? बजाय इसके कि आप लोग चीजें सस्ती करते, आप लोगों ने बस एक स्पेसिफिक तबके की 10% तनख्वाह बढ़ा करके बाकियों के साथ क्या नाइंसाफी की है? अच्छा देखिए बिनीश, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर या वो है, उसके कम से कम तनख्वाह तो 20,000 रुपये कर दी है। इसका मतलब ये है कि वो उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह को 10% के हिसाब से भी देखें तो उनकी तनख्वाह में तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है। और जब 17,500 से अगर कम से कम 20,000 रुपये सैलरी कर दी गई है तो वो भी 2,500 रुपये तकरीबन उनकी भी इंक्रीज़ हो गई। इससे लगता है कि 10% उनकी भी इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, मैं अभी मेरी बहन शाहिदा रहमानी ने 2-3 दफ़ा एक बात की, शुरू में भी की थी, अब भी की थी, कि ये सूबाई मामलात हैं 18वीं तरमीम के बाद तालीम के। ये मेरी बहन जो है, मैं और शाहिदा रहमानी एक ही हलके से हैं, इनसे पूछें क्या ये NA 252 के हलके के सरकारी स्कूलों को से मुतमईन है? अगर कोई अच्छा एक स्कूल मुझे दिखा दें मेरे हलके में, हम दोनों बहन भाई जाएंगे और उसको इसी तरह, क्या मेरे हलके के अंदर ये अभी कोशिश कर रही हैं बहुत, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने तो आवाम में भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये बड़ी कोशिश कर रही हैं। एक हमारे हलके के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसको ये मिनिस्टर साहिबा को भी लेकर गई उधर और उसको बनाना चाह रही है। हमारे हलके के अंदर कोई अस्पताल नहीं है, अभी ये कोशिश कर रही हैं। अच्छा देखें, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें कि मैं जो सूबाई मामलात हैं, जिस अस्पतालों की इन्होंने बात की है, उस अस्पतालों में अगर आप बिनिश कभी कराची आए तो हम ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम कराची में रोड के ऊपर करते हैं, आपके साथ है, हलकों में जाते हैं, रोड पे जाते हैं। जिन अस्पतालों की बात कर रही है वहाँ पर जो वार्ड्स हैं, वो अक्सरियत वार्ड्स जो हैं, जो बड़े अच्छे बने हुए हैं, बड़े बहुत आला किस्म के, वो मुगैर हजरात ने, मुगैर फैमिलीज ने, मुगैर लोगों ने उनको डोनेट किया, उन्हें बनाया और उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और वो बनाकर उन्होंने हुकूमत को दिया हुआ, लेकिन लुक आफ्टर वही लोग करते हैं, वो उनको सालाना डोनेशंस देते हैं। इसी तरह आप जितने भी चीज़ें आप देख लें उठाकर, ये गंबट के एक हॉस्पिटल का हमेशा जिक्र करते हैं, तो वो गंबट का हॉस्पिटल भी एक डॉक्टर भट्टी साहब ने बनाया था और उन्होंने बड़ी मेहनत करके। कतई कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ, वक्त कम है, प्रोग्राम तो जो होंगे सो होंगे सर। ये जो मुराद अली शाह साहब के जो इल्जामात है, बात ये है कि 62 अरब के जो आप लोगों के फंड्स हैं जो आपने रोके हुए, वो तो इनको दे दें पहले। सर वो इनको फंड्स हम इसलिए नहीं देते कि उससे होता क्या है कि ये फंड्स चले जाते हैं, फिर वो महलात बनते हैं ना, सरे महल बनता है, फिर दूसरी चीजें बनती हैं। हम ये चाहते हैं कि वो इदारों को दिए जाएं और इदारों के ऊपर, उन इदारों के जरिए काम लिया जाए।
है, और उनको जो है वहां पर उनके आवाम की मुफाद पे, आवाम की बेहतरी के लिए उनको खर्च किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाए, दूसरी चीज़ों पे खर्च किया जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हम तो, मैं खुद बहुत बड़ा हर जगह बोलता हूँ, अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप में भी बोलता हूँ, पार्टी में भी बोलता हूँ, पार्लियामेंट में भी बोलता हूँ कि जी हमारे कराची को नेगलेक्ट किया जा रहा है। कराची जो 70% रेवेन्यू वफाक को देता है, 95% रेवेन्यू सूबे को यानी देता जो है। मुराद अली शाह इसके साहब ने मसाइल हैं। वफाक पर इल्जाम लगाया, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि आप इसलिए नहीं देते कि वो कहीं पर्सनल महल वहल ना उसके बन जाए। मतलब वो आपके सामने ही, आप ही लोग कह रहे प्रोग्राम करते हैं ना, आपके सामने है ना, जो चीजें आपके सामने ठीक है, है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।